3 दिसंबर जोधपुर दिल्ली हाईवे रात 2 बजे। एक ट्रक जोधपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रक में उसका मालिक सुखीराम और उसका नौकर बिरजू था। जोधपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 से 11 घंटे लगते थे। ट्रक अभी अजमेर से थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि बंद हो गया। सुखीराम ने आजू-बाजू देखा तो चारों तरफ गहरा अंधकार था। कोई दूसरा वाहन भी आता जाता नहीं दिख रहा था। उसने अपना मोबाइल देखा लेकिन उसमें से नेटवर्क गायब था। अब तो सुबह तक मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए दोनों ने रात ट्रक में गुजारना ही सही समझा। ट्रक में बैठे बैठे कब दोनों की आंख लग गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह हल्के उजाले के साथ दोनों की नींद खुली। अचानक बिरजू को थोड़ी दूर झादियों में एक सफेद गाड़ी नजर आई। उसने सुखीराम को बताया। थोड़ा ज्यादा उजाला हो जाने पर दोनों ट्रक से उतरकर सफेद गाड़ी की ओर गए। गाड़ी में देखने पर दोनों के होश उड़ गए। गाड़ी में 2 लोगों की लाशें पड़ी ही थीं। दोनों वापस ट्रक के पास आ गए और इस उम्मीद से कि कुछ मदद मिल जाए ट्रक के पास खड़े हो गए। दोनों ही बेहद डर गए थे। थोड़ी देर बाद वहां से पुलिस की जीप गुजरी। उन दोनों को खड़ा देखकर पुलिस ने अपनी जीप रोक दी। सुखीराम ने अपना और बिरजू का परिचय देकर रात से लेकर अब तक जो हुआ सब बता दिया। सुखीराम और बिरजू पुलिस वालों को उस कार के पास लेकर आए। पुलिस वालों ने कार को चारों तरफ से देखने के बाद एक और पुलिस की टीम और फोरेंसिक वालों को वहां की लोकेशन भेजकर बुला लिया। दरअसल यह हाईवे जोधपुर से दिल्ली जाने वाला शॉर्टकट हाईवे था, जो जोधपुर से अजमेर को जाता था और फिर आगे जाकर मेन हाईवे को मिलता था। दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए लोग दिन में इस हाईवे का इस्तेमाल करते थे। रात को यहां से बहुत कम सवारी गुजरती थी, क्योंकि यहां पर कोई बस्ती नहीं थी और ये इलाका सुनसान था। यहां अगर कोई गाड़ी बिगड़े तो रिपेयर करने वाला कोई नहीं मिलता था। थोड़ी देर में दूसरी पुलिस की टीम और फोरेंसिक वाले आ गए। गाड़ी में 2 लोग थे। एक आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसकी उम्र 25 के आसपास लग रही थी। शायद वह ड्राइवर था। पीछे की सीट पर दूसरा शख्स लेटा पड़ा था। उसका एक हाथ और पैर नीचे लटके हुए थे। उसकी उम्र 30 के आसपास थी। दोनों का बड़ी बेरहमी से गला काट दिया गया था। पुलिस ने अपनी शिनाख्त शुरू कर दी। दोनों लाशों के वॉलेट और मोबाइल चेक किए गए। पीछे बैठा व्यक्ति गाड़ी का मालिक था, जिसका नाम अखिलेश जैन था। वह जयपुर का रहने वाला था। ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम राजू शर्मा था, जो अखिलेश का ड्राइवर था। फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया था। जितने भी फिंगरप्रिंट मिले ले लिए। गाड़ी की बाजू में ही दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान थे, उन्हें भी ले लिया गया। उसके अलावा गाड़ी के आजू बाजू दूर तक कोई सुराग नहीं मिला था। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके घर वालों को अजमेर बुलाया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सुखीराम से उसका फोन नंबर और पता लेकर जाने दिया। अखिलेश जैन और उसके ड्राइवर के मर्डर की गुत्थी उनके घर वालों के आने के बाद ही सुलझ सकती थी। अखिलेश की फैमिली में उसके माता पिता, बड़े भाई भाभी, अखिलेश की पत्नी और उसका 1 साल का बेटा था। अखिलेश के माता पिता उसके बड़े भाई के साथ उदयपुर रहते थे। अखिलेश का काम जयपुर में था, तो वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ जयपुर में रहता था। जयपुर में अखिलेश के पड़ोस में ही जया की बुआ रहती थी। राजू का आगे पीछे कोई नहीं था। वह 5 साल से अखिलेश का ड्राइवर था, वहीं जयपुर में ही रहता था। अखिलेश की फैक्ट्री में उसके साथ ही रहता था और अखिलेश का छोटा बड़ा सब काम करता था। इंस्पेक्टर रोहन सुराना उस पुलिस थाने के सीनियर इंचार्ज थे जहां यह केस दर्ज हुआ था। वह अपनी टीम के साथ वापस उसी जगह आए जहां मर्डर हुआ था। वो खुद भी थोड़ी जांच करना चाहते थे। गाड़ी मेन रोड से थोड़ी ही अंदर ले जाई गई थी। शायद रात के अंधेरे में गाड़ी यहां लाई गई थी। इस छोटे हाईवे पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और ना ही कोई टोल नाका आता था। उनकी टीम आसपास की सब जगह की बारीकी से जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर सुराना ने अपने सहयोगी दीपक को जयपुर से बाहर जाने वाली हाईवे की फुटेज निकालने को कहा। लाशें तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी, पर गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी। इंस्पेक्टर सुराना ध्यान से गाड़ी के अंदर देखने लगे। गला गाड़ी में ही काटा गया था। चारों तरफ गाड़ी में खून के छींटे उड़े हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने अपने बचाव की कोशिश नहीं की थी। कईयों की गाड़ी में हाथापाई हुई हो, ऐसे कोई निशान नहीं थे। वहां उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला था। लाशें तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थीं,
पर गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी। इंस्पेक्टर सुराना ध्यान से गाड़ी के अंदर देखने लगे। गला गाड़ी में ही काटा गया था। चारों तरफ गाड़ी में खून के छींटे उड़े हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने अपने बचाव की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि गाड़ी में हाथापाई हुई हो ऐसे कोई निशान नहीं थे। वहां उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला था। वो अपनी टीम के साथ पुलिस थाने वापस आ गए। अब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक की रिपोर्ट का इंतजार था। अखिलेश के घर वाले भी दूसरे दिन आने वाले थे। दूसरे दिन अखिलेश का भाई रजत, अखिलेश की पत्नी जया और उसकी बुआ पुलिस थाने आए। सबके चेहरे एकदम बुझे हुए थे। अखिलेश का बच्चा सिर्फ 1 साल का था। जया की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। सबके चेहरे बता रहे थे अखिलेश की मौत से सबको गहरा सदमा लगा था। इंस्पेक्टर सुराना ने सबसे पहले जया से पूछताछ शुरू की। जया और अखिलेश की शादी को 2 साल हुए थे। अखिलेश की वहां मार्बल की फैक्ट्री थी। अखिलेश किसी काम के सिलसिले में जयपुर से दिल्ली जा रहा था। वो अक्सर ऐसे जयपुर से दिल्ली जाता रहता था। जया का मायका गंगानगर में था। अखिलेश की पड़ोस में ही जया की बुआ सुमित्रा रहती थी। अखिलेश का भाई रजत उसके माता पिता के साथ उदयपुर में रहता था। उसकी साड़ी की दुकान थी। वो लोग साल में 5-6 बार जयपुर आ जाया करते थे। जब भी अखिलेश को समय मिलता वह अपने परिवार के साथ उदयपुर चला जाता था। दोनों भाइयों में कोई तकरार नजर नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट दूसरे दिन आने वाली थी, तो इंस्पेक्टर सुराना ने थोड़ी पूछताछ करके उनको दूसरे दिन आने के लिए कहा। उसने अपनी एक टीम को जयपुर अखिलेश और राजू की पूछताछ करने भेजा और दूसरी टीम को उदयपुर भेजा। इंस्पेक्टर सुराना के एक दोस्त गंगानगर के एसीपी थे। उन्होंने वहां पर फोन करके जया के मायके की जानकारी निकालने को कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मर्डर में कोई एकदम करीबी शामिल है। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी। कत्ल रात को 8 से 10 के बीच हुआ था। दोनों के शरीर में खाने के साथ नींद की गोलियां भी मिली थीं। बेहोश होने की वजह से कातिल ने जब इनके गले काटे तब उन दोनों ने अपने बचाव की कोई कोशिश नहीं की थी। तेज नुकीले चाकू से शायद एक ही बार में गला काट दिया गया था। फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई थी। तेज धार वाले चाकू से गला काट दिया गया था। वहां पर उन दोनों के साथ 2 और लोगों की भी मौजूदगी थी, क्योंकि उनकी गाड़ी के पास एक दूसरी गाड़ी के टायरों के भी निशान थे। फिंगरप्रिंट और जूतों के निशान भी 4 लोगों की मौजूदगी बता रहे थे। इंस्पेक्टर सुराना ने 2 बार दोनों रिपोर्ट को स्टडी किया। सबसे बड़ी बात उनको यही लगी कि कातिल उनका जान पहचान वाला था जो गाड़ी में उनके साथ ही बैठा था, और शायद गाड़ी यहां उसी ने रुकवाई थी, और शायद दूसरा कातिल दूसरी गाड़ी लेकर उनके पीछे आया था। बहुत ही सोच समझकर पूरे प्लानिंग के साथ अखिलेश और राजू का मर्डर किया गया था। इंस्पेक्टर सुराना को अभी भी कुछ छूट रहा हो ऐसा लग रहा था। जयपुर से कोई इंसान दिल्ली जा रहा है। बीच में जोधपुर वो एक रात ठहरता है। जोधपुर से अजमेर के शॉर्ट रास्ते से दिल्ली जाता है। बीच में उसका खून हो जाता है। कोई बेहद नजदीकी था जो उसके इस शेड्यूल को जानता था। शक की सुई जया पर जा रही थी, पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसने खून किया या करवाया हो। इंस्पेक्टर सुराना अपने सहयोगी दीपक को लेकर वापस वारदात वाली जगह पर पहुंचे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि कुछ उनसे छूट गया है। अब उन्होंने अपना ध्यान जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से हटाकर आजू बाजू की जगह पर लगाया। जहां जहां कत्ल हुआ था उस जगह से 2 किलोमीटर के घेरे की छानबीन पहले ही हो चुकी थी। वो वापस मुख्य रोड पर आए और आगे की तरफ चलने लगे। करीब 3 किलोमीटर के बाद यू टर्न आता था जहां से रोड की दूसरी तरफ जा सकते थे। इंस्पेक्टर सुराना सामने की तरफ चले गए और वहां सड़क के किनारे चलने लगे। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वहां पर जांच करने का विचार किसी को नहीं आया था। सामने की तरफ रास्ते के थोड़े अंदर कुछ जलाया गया था। वहां राख पड़ी थी। उन्होंने फौरन दीपक को गाड़ी लेकर आने के लिए कहा और फोरेंसिक टीम को वहां पर बुलाया। इंस्पेक्टर ने दीपक को वो राख का ढेर दिखाया। थोड़ी ही देर में फोरेंसिक टीम आ गई। थोड़ा देखने के बाद उन्होंने उस राख को पॉलीथिन में भर लिया और इंस्पेक्टर सुराना को बताया कि कपड़े जलाए गए हैं। डिटेल्स आपको जांच के बाद ही बता पाएंगे। इंस्पेक्टर सुराना को यकीन हो गया था कि ये कपड़े उस कातिल और उसके साथ जो था उसके ही है जो उन्होंने यहां पर जलाए थे। अब सुराना इस थ्योरी पर भी आए
कि कातिल इस जगह को अच्छी तरह जानता था और कई बार यहां आ चुका था। इंस्पेक्टर सुराना और दीपक वापस पुलिस स्टेशन आए। गंगानगर से भी फोन आ गया था। जया के परिवार वाले बहुत ही सीधे सादे लोग थे। वहां उनका छोटा सा बिजनेस था। जया भी एकदम सीधी सी लड़की थी। पहले भी कॉलेज से घर तक ही उसकी दुनिया थी। खून ऐसी जगह पर हुआ था कि ना कोई शहर इस जगह लगता था, ना ही कोई गांव। इंस्पेक्टर सुराना को जांच में बहुत परेशानी आ रही थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक उनकी काफी हद तक मुश्किलें कम कर रहे थे। खून ऐसी जगह पर हुआ था कि ना कोई शहर इस जगह लगता था, ना ही कोई गांव। इंस्पेक्टर सुराना को जांच में बहुत परेशानी आ रही थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक उनकी काफी हद तक मुश्किलें कम कर रहे थे। पर जिन दो लोगों का खून हुआ था, उनके सिरे कई अलग अलग जगह पर जुड़े थे। उन सबको मिलाकर गुत्थी सुलझाना बहुत कठिन था। इंस्पेक्टर सुराना ने उस राख की रिपोर्ट आने के बाद खुद जयपुर जाकर मालूमात हासिल करने का सोच लिया। अब उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। उस तरफ जयपुर में अखिलेश के घर पर मातम छाया था। अभी तक उन्हें अखिलेश की बॉडी भी मिली नहीं थी। एकदम से अखिलेश की मौत से उसके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा था। 2 दिन बाद अखिलेश का पार्थिव शरीर उसके घर वालों को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर सुराना भी अपने सहयोगी दीपक के साथ जयपुर में ही रुके थे। अखिलेश और राजू के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन इंस्पेक्टर सुराना अखिलेश के घर उसके घर वालों से मिलने गए। अखिलेश के घर वालों से मिलकर इंस्पेक्टर सुराना को कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिला, सिवाय इसके कि अखिलेश पिछले 8 सालों से जयपुर में ही रहता था। अखिलेश पिछले 8 सालों से उदयपुर छोड़कर जयपुर में रह रहा था। ये जानकर इंस्पेक्टर सुराना की आंखें चमकी थीं, क्योंकि अखिलेश की हत्या का ताल्लुक अब जयपुर से ही जुड़ा था। अखिलेश के घर वालों से मिलकर सुराना उसकी पड़ोस में जया की बुआ के घर गए। जया की बुआ सुमित्रा काफी सुलझी हुई औरत थी। जया के फूफा जी की मार्बल की फैक्ट्री थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का मुंबई पढ़ता था और लड़की जयपुर में ही थी। सुमित्रा का बेटा नीरव 18 साल का था। बेटी राजवी 21 साल की थी। सुमित्रा ने राजवी से पानी लाने को कहा। राजवी फटाफट पानी के ग्लास रखकर अंदर चली गई। फिर सुमित्रा ने बताया कि पहले अखिलेश जयपुर में कहीं और रहता था, फिर जया से शादी होने के बाद यहां रहने आया था। जया के फूफाजी अखिलेश को पहले से जानते थे। उन्होंने ही ये रिश्ता करवाया था। वो खुद अखिलेश को पहले नहीं मिली थी, वो उसे जया की शादी के बाद ही मिली थी। इंस्पेक्टर सुराना दीपक के साथ वापस होटल आ गए। उन्होंने दीपक से वहां जो भी बातें हुई उसे अच्छी से नोट करने के लिए कहा था। उस नोट पर एक नजर मारकर सुराना और दीपक ने डिनर किया। फिर इंस्पेक्टर सुराना सब नोट्स देखने लगे। उन्होंने अपना ईमेल चेक किया तो उस राख की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट पढ़कर उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने दीपक से कहा कि कैसे भी करके कल हमें अखिलेश की पत्नी जया से अकेले में बात करनी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत कुछ बता रही है। और दूसरा, कल अखिलेश की फैक्ट्री और ऑफिस जाकर और अच्छी से जांच करनी होगी। दूसरे दिन पहले इंस्पेक्टर सुराना ने दीपक को अखिलेश की फैक्ट्री पर और उसके आजू-बाजू पूछताछ करने भेजा और खुद वापस अखिलेश के घर उसकी पत्नी जया से मिलने गए। अखिलेश के घर वालों ने जया को इंस्पेक्टर के साथ अकेले में बातचीत करने के लिए हामी भरी। कमरे में जया थोड़ी असहज सी सिकुड़ कर बैठी। सुराना सामने कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर सुराना उम्रदराज सुलझे हुए इंसान थे। अपने इतने सालों की नौकरी से वह एक ही बार में इंसान को पहचान जाते थे। जया की असहजता उन्हें शर्म नहीं पर कुछ और ही संकेत कर रही थी। वो जो बात जया से पूछना चाहते थे जया शायद समझ चुकी थी। इंस्पेक्टर सुराना ने जया से कहा, देखो जया, मैं तुम्हारे पिता जैसा कैफ्ते जैसा पापा कहता हूं। तुम्हारी उम्र की ही मेरी बेटी है। अखिलेश के चाल चलन और उसका बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा था ये अगर तुम खुलकर बताओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्पेक्टर सुराना ने जया को सहज करने के लिए कहा। जया की आंखों में आंसू आ गए। उसने इंस्पेक्टर सुराना की तरफ देखकर कहना शुरू किया। उसने जो कुछ कहा वो सुनकर सुराना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो खड़े हो गए और कमरे से बाहर जाते वक्त जया के सिर पर हाथ रखकर कहा कि भरोसा रखना, तुम्हारी बात किसी को पता नहीं चलेगी, पर जुर्म तो जुर्म होता है। अखिलेश के हत्यारे को ढूंढना तो पड़ेगा ही, चाहे अखिलेश कैसा भी रहा हो। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या राज
जया ने इंस्पेक्टर सुराना को बताया, अखिलेश की हत्या किसने और क्यों की। जानेंगे अगले भाग में, और कहानी को लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। साथ में ये भी बताए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या राज जया ने इंस्पेक्टर सुराना को बताया? अखिलेश की हत्या किसने और क्यों की? जानेंगे अगले भाग में, और कहानी को लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। साथ में ये भी बताए कि कहानी आपको कैसी लग रही है।